हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के मार्च 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। कितना? 928। पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। और पीएम श्री का शुभारंभ कब किया गया था? 2022 में। बहुआयामी गरीबी से उबरने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य। नीति आयोग के अनुसार 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इनमें से 3.43 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में ही गरीबी से बाहर आए हैं। यानी 9 वर्षों में 5.94 करोड़ लोग, और अगर पिछले 5 वर्षों में पूछे तो 3.43 करोड़ लोग। राज्य में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 37.8% से घटकर 2022-23 में 17.40% हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि। नाबार्ड द्वारा विकसित स्टेट फोकस पेपर 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य जो है वह 2017 में 14वें स्थान पर था, जो कि अब दूसरे स्थान पर आ गया है। दिव्य अयोध्या ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। दिव्य अयोध्या ऐप, इसका उद्देश्य क्या है? सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना, यानी सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना। दिव्य अयोध्या ऐप। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर 22.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। बस इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में। CBRE-CREDAI रिपोर्ट के अनुसार जो एमएसएमई है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वह महाराष्ट्र में सबसे अधिक, जो कि है 17.2%। फिर तमिलनाडु में 10%, उसके बाद तीसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश 9.4%। कुल एमएसएमई का 9.4% जो है वह उत्तर प्रदेश में है। औद्योगिक निकायों हेतु 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी। ईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीसीडा और यूपीईडा के विस्तार के लिए यह मंजूरी प्रदान की गई है। वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा नगर में वाराणसी पहले स्थान पर रहा, और प्रयागराज तथा दूसरे और बिजनौर तीसरे स्थान पर रहा। यानी वाराणसी पहले स्थान पर, प्रयागराज दूसरे स्थान पर और बिजनौर जो है वह तीसरे स्थान पर रहा स्वच्छ गंगा नगर में। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। ये हवाई अड्डे आजमगढ़ में, अलीगढ़, मुरादाबाद में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में उद्घाटन इसका किया जाएगा। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में। राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। ICJS के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। उत्तर प्रदेश लगातार जो है तीसरे वर्ष ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज कराने पर पहले स्थान पर रहा। रबी 2023-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप, लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया। गोरखपुर में 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया गोरखपुर में। मिर्जापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ। 2 दिवसीय ग्रामीण खेल महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। कहां पर? मिर्जापुर में। ग्रामीण खेल महाकुंभ मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 24 जनवरी 2024 को मनाया गया, और यह पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में। और यह मनाया किस लिए जाता है? 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कारिधा और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन
तिवारी को देने की घोषणा। लेपर्ड सफारी, इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ। कहां पर? इटावा सफारी पार्क में। एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने के वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। बरेली, मुख्यमंत्री द्वारा बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर 3,405 करोड़ रुपए की 170 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बागपत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बागपत नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। कहां पर? बागपत में। नो योर आर्मी फेस्टिवल लखनऊ छावनी में आयोजित। नो योर आर्मी फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ छावनी में। शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के परिषदीय स्कूल में कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में मिशन शक्ति योजना के तहत 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। राज्यपाल आनंदी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कैसर बाग स्थित सफेद बारादारी में ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स की हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अन्य राज्य का देख लेते हैं। बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढांचों का विकास करना है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024, इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस समिति के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की। डोपिंग विरोधी जागरूकता सत्र आयोजित। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए डोपिंग विरोधी जागरूकता सत्र आयोजित किए। योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू किया गया है। योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना, इसका उद्देश्य क्या है? एससी और एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और जो उत्तराखंड महोत्सव था, उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था। लोग कंफ्यूज होंगे, उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था और हिमाचल प्रदेश का एक महोत्सव है हिम महोत्सव, उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। हिम महोत्सव नई दिल्ली में, उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में और उत्तर पूर्वी महोत्सव ये भी नई दिल्ली में। पंजाब में पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया जाएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी को। ये राज्य 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने थे। 9वां पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। वन्य जीव संरक्षण पर केंद्रित यह एक राज्य उत्सव है। पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023, यह विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का स्थान लेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक बनाना है तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 को प्रतिस्थापित करना है। विंग्स इंडिया 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंग्स इंडिया 2024 यह भारत का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम है। इसका आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया विंग्स इंडिया 2024 का। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। प्रधानमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सीवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबे यानी 16.5 किलोमीटर जो हिस्सा है वह समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर हिस्सा भूमि पर है। टोटल कितना है? 21.8 किलोमीटर लंबा। 6 लेन वाले इस ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और
6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी। पहले अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या को सीता माता के जन्म स्थल बिहार के सीतामढ़ी से जोड़ेगी। इस ट्रेन का रूट बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक होगा। दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक होगा। दूसरी अमृत एक्सप्रेस मालदा से बेंगलुरु तक जाएगी, मालदा से बेंगलुरु तक। इसके अलावा पीएम ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। सागर परिक्रमा चरण 7 कार्यक्रम। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10-11 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले सागर परिक्रमा चरण 7 कार्यक्रम में भाग लिया। सागर परिक्रमा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के नेतृत्व में एक मेगा मत्स्य आउटरीच कार्यक्रम है। कोचिंग सेंटर के लिए विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। कोचिंग सेंटर्स ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। 41वां CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका आयोजन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में आयोजित किया गया। भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश। भारत सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले 3 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, अभी तक 8 थी, अब इसको मिला के 9 हो जाएंगी, 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। इन प्रस्तावित योजना का उद्देश्य तमिलनाडु और केरल के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री अन्न, ये अन्न है, श्री अन्न पर आधारित प्रेरित कहानियों का संग्रह। भारत सहित एशिया और अफ्रीका देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का एक संग्रह 12 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन। इसका आयोजन जयपुर में किया गया। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने वाला ही है, इसको रट लीजिए। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल मथुरा के वृंदावन में, और राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन। नाम क्या है इस स्कूल का? संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। भारत सरकार द्वारा 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 2019 में सैनिक स्कूल में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी। नौसेना अफसरों के एपॉलेट्स, जो कंधे पर बैज होता है, उस पर शिवाजी की राज मुद्रा। एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल रैंक के अधिकारियों के लिए इसमें जो गोल्डन नेवी बटन है वह गुलामी की मानसिकता को दूर करने के संकल्प को दोहराता है। अष्टकोणीय स्वरूप जो है वह 8 दिशाओं का प्रतीक है। तलवार देश की शक्ति में अग्रणी बनने और चुनौतियों को काबू पाने के लिए नौसेना के उद्देश्य को दर्शाता है। और टेलीस्कोप बदलते विश्व में दृष्टि, दूरदर्शिता और मौसम पर नजर रखने का प्रतीक है। यह है जिसको आप मैप इसमें इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। श्री राम जन्मभूमि मंदिर। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने बेटे आशीष सोमपुरा के सहयोग से इसको डिजाइन किया है। मंदिर शैली क्या है? नागर शैली। और इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। लंबाई 380, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। इसमें कुल 392 स्तंभ तथा 44 दरवाजे हैं। 392 स्तंभ तथा 44 दरवाजे। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है, जहां सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। ये सीढ़ियां हैं, 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप।
मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। आचार्य सत्येंद्र दास जी श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी। वडनगर में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण। वैज्ञानिकों की टीम ने गुजरात के वडनगर में उत्खनन के दौरान 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाणों की खोज की है। यहाँ पर विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं, जटिल रूप से डिजाइन की गई चूड़ियां, सिक्के आदि मिले हैं। इसे एक किलेबंदी में भारत का सबसे पुराना जीवी शहर माना जा रहा है। अगला है जल्लीकट्टू। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल जो प्रतिवर्ष पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। 2024 में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में गोल मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में किया गया। आर्थिकी देख लेते हैं। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार। हांगकांग को छोड़कर भारतीय शेयर बाजार पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, हांगकांग को पिछाड़कर। पहले स्थान पर अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर जो है वह भारत हो गया है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज। फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से वर्ष 2023 में सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू में 6.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है तथा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5 का अनुमान है। अगला है खुदरा महंगाई दर 4 माह के उच्चतम स्तर पर। 12 जनवरी को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से महंगाई से जुड़े आंकड़े जारी किए गए। अगला है भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किया। यह नियमावली भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पुल डिजाइन, अनुबंध प्रबंधन, सुरंग निर्माण आदि सहित अनेक परियोजनाओं के विकास में मददगार साबित होगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर के अपने अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चालू खाता जीडीपी के 1% रहने का अनुमान। चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में कम रहेगा और जीडीपी के 1% रहने का अनुमान है। विश्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी। बिल्ड योर ड्रीम यानी BYD इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है, BYD। हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित परियोजना के चरण 1 से जापानी कंपनी को हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। अगला है भारत का पहला सौर एवं सबसे बड़ा आभूषण पार्क। रत्न एवं आभूषण निर्यात परिषद तथा महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में भारत के सबसे बड़े सौर और सबसे बड़े आभूषण पार्क के विकास के लिए विश्व आर्थिक मंच 2024 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कहां पर? नवी मुंबई में। खादी के लिए मेड इन इंडिया लेबल। इससे विश्व भर में संपूर्ण खादी उद्योग के लिए गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया और इसका विषय था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में। भारत ने शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस का शुभारंभ किया। ग्लोबल गुड अलायंस। अगला है 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया और इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना नाम का पहला शिखर सम्मेलन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में किया गया था। वर्तमान में 122 राज्यों का यह संगठन है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। आगामी पेरिस ओलंपिक के आगंतुकों के लिए यह जारी किया गया। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन। 5 देश थे और 5 देश और ऐड हो गए। कौन कौन से हैं ये देश? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और
संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब और अमीरात। अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जो कि हैं जेवियर माइली, इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अर्जेंटीना ने विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। विलियम लाई। भारत यूएस व्यापार नीति फोरम यानी टीपीएफ की चौथी मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इनको शपथ दिलाई। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की चुनी गई। उपग्रह के विकास में इसरो MRIC सहयोग को मंजूरी। इसरो और MRIC यानी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के मध्य समझौता ज्ञापन उपग्रह विकास में। फेलिक्स सिसिकेडी दूसरे कार्यकाल के लिए कांगो के राष्ट्रपति निर्वाचित। फेलिक्स सिसिकेडी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष्मान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी दुबई में आयोजित और थीम थी गैर संचारी गंभीर रोग आयुष्मान के माध्यम से बचाव और प्रबंधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष्मान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी दुबई में आयोजित। स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए तुर्की को मंजूरी। आवेदन स्वीकार होने के बाद स्वीडन जो है यह नाटो का 32वां सदस्य होगा और 31वां सदस्य कौन था? फिनलैंड। नाटो का गठन 1949 में किया गया था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। आकाश एनजी जो है यह नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली, और इसकी रेंज है 80 किलोमीटर और इसकी गति है 3087 किलोमीटर प्रति घंटा। ICD-11 मॉड्यूल यानी मोबिलिटी कोर्स लॉन्च। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 यानी ICD-11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड को जारी किया। कहां पर? नई दिल्ली में। दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई यान का अनावरण। भारत का पहला मानव रहित हवाई यान है। इसका नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार द्वारा हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। अगला है आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित। 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 की हालो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित। 6 जनवरी 2024 को। 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 द्वारा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एक्सेलेरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट मिशन। इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। PSLV C-58 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इस मिशन के माध्यम से अमेरिका के बाद भारत ब्लैक होल, आकाशगंगा और न्यूट्रॉन तारों आदि का अध्ययन करने के लिए एक विशेष सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। PSLV ने अपनी 60वीं उड़ान में एक्सपोसैट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड भी लॉन्च किया। AI संचालित टूल इनोवेशन असिस्टेंट नामक AI संचालित टूल को लॉन्च करने के लिए IT सेवा परामर्श कंपनी कॉग्निजेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है। जापान का स्लिम मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जापान का स्लिम मिशन। जाक्सा के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून यानी स्लिम मिशन ने चंद्रमा की सतह पर शियोली क्रेटर के निकट जो है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। शियोली क्रेटर के निकट। ऐसा करने वाला जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत के बाद 5वां देश बन गया है। इसे तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मित्सुबी हैवी यानी H-2A रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी एसाल्ट राइफल, इसका नाम क्या है? उग्रम। स्वदेशी एसाल्ट राइफल उग्रम। इसे DRDO के पुणे स्थित केंद्र आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हैदराबाद स्थित दीपा आर्मर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। राइफल का पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप है, जिसे उग्रम नाम दिया गया है। पेरिग्रीन लैंडर, यह अमेरिका स्थित एक निजी अंतरिक्ष कंपनी एस्ट्रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर है। द्वितीय पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर DAT-SG
इसरो ने समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन यानी डैट एसजी नामक स्वदेशी तकनीकी समाधान विकसित किया है। इसके लिए मछुआरों के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में और इसका विषय था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। फरीदाबाद में ही युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किया। निपा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा और इसका नाम क्या है CHADOX1 निपाह बी CHADOX1 निपाह बी। आई स्टेम की समावेश पहल भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल आई स्टेम ने IISc बेंगलुरु में समावेश नामक राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी NFCS। भारतीय मौसम विज्ञान ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर NFCS का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जलवायु खतरों से बचाना है। NFCS उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से समय पर जलवायु डाटा आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू। वन विभाग ने गणना प्रक्रिया के लिए ई बर्ड मोबाइल एप्लीकेशन को अपनाया है। तितली की नई प्रजाति कंजाइंड सिल्वर लाइन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु द्वारा इसकी खोज की गई। पश्चिमी घाट के कोडागू जिले में कंजाइंड सिल्वर लाइन की खोज की गई जो कि है तितली की नई प्रजाति। वर्ष 2023 विश्व का सबसे गर्म वर्ष। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2023 रिकॉर्ड स्तर पर विश्व का सबसे गर्म वर्ष था जिसने 2016 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अगला है गंगा नदी प्रदूषण की जांच हेतु समिति गठित। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रयागराज में माघ मेला उत्सव के दौरान गंगा नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने जाने की याचिका के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश बनेगा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा राज्य। हिमाचल प्रदेश ने 31 मार्च 2026 तक स्वच्छ एवं हरित राज्य ऊर्जा बनने के लिए 1 जनवरी 2024 को कई बड़े फैसले लिए हैं जिनमें 1 जनवरी 2024 से सभी कार्यालय में पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी आदि इस तरह के कई फैसले लिए गए हैं। असम के वन्यजीव अभ्यारण्य में गैंडों की वापसी। असम के लाओखोवा बुराचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में 40 वर्ष बाद एक सींग वाले गैंडे की वापसी हुई है। हाल ही में जैव विविधता संरक्षण समूह द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के आसपास स्कूलों के छात्रों के लिए राइनो स्कूल जाता है नामक अभियान की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्र। संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्र। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला है चंदका और दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़ीसा सरकार द्वारा चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और गौर यानी बायसन को शामिल करने की योजना बना रही है। कहां पर? चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो कि है उड़ीसा में। भरतपुर से बायसन को लाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। अगला है झारखंड में गिद्ध रेस्टोरेंट स्थापित। झारखंड में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के प्रयासों के तहत कोडरमा जिले में एक गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। IUCN ने पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया। IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क 1980 के दशक से हिम तेंदुओं के सफलतापूर्वक प्रजनन के लिए हाल ही में सुर्खियों में रहा। हिम तेंदुओं जिसे ओंस भी कहा जाता है, इनकी संख्या कुल 14 हो गई है जिसमें 7 जो है नर हैं और 7 मादा प्रजाति हैं। अगला है रिपोर्ट एवं सूचकांक। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023 प्रथम फाउंडेशन की ओर से बियॉन्ड बेसिक नामक शीर्षक से इसे जारी किया गया। 26 राज्यों के 28 जिलों में
14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा इसमें शामिल किए गए हैं। 14 से 18 वर्ष के लगभग 43% बच्चे अंग्रेजी में सेंटेंस नहीं पढ़ सकते और 14 से 18 वर्ष के कुल मिलाकर 86.8% बच्चे या तो स्कूल या कॉलेज में नामांकित हैं। 86.8%। 14 वर्ष के 3.9% और 18 वर्ष के 32.6% युवाओं का किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला और नहीं है और वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। टीसीएस वैश्विक सूची में सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड, इंपॉर्टेंट है। यह रैंकिंग ब्रॉन्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची का हिस्सा है जिसे दावोस में जारी किया गया। पहले स्थान पर एक्सेंटर है, दूसरे स्थान पर टीसीएस और तीसरे स्थान पर इन्फोसिस है। भारत में 24.82 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई और इसके आयाम है 3 हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई है। 11.28%। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में और फिर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर। CREA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट जो है भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। बिहार का बेगूसराय दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है। विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान 2024, इसे ILO यानी विश्व श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया और इसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% होने का अनुमान है जो कि 2023 में 5.1% से थोड़ा अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। अगला है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना 2024 रिपोर्ट। आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के UN विभाग यानी UNDESA द्वारा इसको जारी किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अगला है भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज। द लेंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले और 9.3 लाख मौतें दर्ज की गई। भारत, चीन और जापान कैंसर के नए मामलों की और मौतों की संख्या के मामले में एशिया के 3 अग्रणी देश हैं। एशिया के 3 अग्रणी देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन और जापान। विश्व की सबसे अमीर महिला बनी फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई हैं और इनका ओवरऑल रैंक जो इनकी है वह है 12। यह विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल्स की उत्तराधिकारी हैं। इस सूची में एलन मस्क जो है वह शीर्ष पर हैं और महिलाओं में फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी इंक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक असमानता 25 वर्ष में पहली बार विशेष रूप से खराब हो गई है। वर्ष 2023 में ही अरबपतियों को $3.3 ट्रिलियन का लाभ हुआ है जो कि 2020 की तुलना में 34% अधिक है। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर रिपोर्ट 2024, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8% से घटकर 2021 में 71 वर्ष हो गया है। 72.8 वर्ष से घटकर 71 वर्ष। वर्ष 2020 में अनुमानित वैश्विक मातृ मृत्यु दर का 70% उप सहारा अफ्रीका में दर्ज किया गया। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायों और एनजीओ के मामले में भारत शीर्ष पर है। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे पर और सरकार पर भरोसे के मामले में 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर 5.2% हो जाएगी। कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार पहले स्थान पर और बहरीन दिनार दूसरे स्थान पर रहा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। ग्लोबल फायर पावर की 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारत के पास वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी मजबूत सेना है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन है और भारत चौथे स्थान पर है। योजना एवं कार्यक्रम। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22 जनवरी को पीएम प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई। 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों की छतों पर।
अगला है प्रशासनिक सुधारों की संशोधित योजना हेतु वित्तीय मंजूरी। 15वें वित्त आयोग के अगले 2 वर्षों 2024-25 और 25-26 में लागू होने वाली प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों की संशोधित योजना के लिए 235 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित। 14 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की सफलता प्राप्त की। सबसे अधिक कार्ड वाले जो राज्य हैं वह है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। देश की सबसे स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। स्वामित्व योजना सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला। इसे स्वामित्व योजना को। प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को जोड़ने की गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारशिला है। आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए स्मार्ट 2.0 का शुभारंभ। स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम देश भर के आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों के आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अगला है कवरत्ती में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं। कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। सरलीकृत प्रमाण योजना के अंतर्गत 37 अन्य उत्पाद शामिल। इससे उत्पादों के प्रमाणन में समय में कमी आएगी। अगला है PM ई बस सेवा योजना हेतु निविदाओं की घोषणा। इसका लक्ष्य शहरों में 10,000 ई बसें तैनात करना है। एक वाहन एक फास्टैग पहल। एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAIA द्वारा टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। अगला है ऑटोमोबाइल हेतु PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के कार्यकाल में विस्तार। समय सीमा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, आगे लिए बढ़ा दी गई है। अगला है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा। सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक द्वारा NPCI के साथ साझेदारी में लॉन्च। इस कार्ड के जरिए कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग अनुभव मिलेगा। अगला है गूगल पे और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स के मध्य समझौता। भारत के बाहर UPI से भुगतान की संभावनाओं को विस्तार देने हेतु यह समझौता किया गया है NPCI और गूगल पे के मध्य। कारपोरेट हेतु वित्त पोषण मॉडल। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेट के लिए एक वित्त पोषण मॉडल के रूप में सेवा के रूप में डिवाइस यानी डिवाइसेस एज ए सर्विसेज DaaS की पेशकश कर रही है। कौन? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। अगला है PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित करेगी वित्त कंपनी। पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को गुजरात की गिफ्ट सिटी में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। अगला है उद्योग एवं व्यवसाय। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता। यह सहयोग हिंदुस्तान जिंक के प्रचलन क्षेत्र के आसपास सामुदायिक लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ऑटोमोबाइल PLI योजना हेतु समिति गठित। 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव द्वारा की जाएगी। बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BIETC का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में देश की बेटियों की भागीदारी को बढ़ाना है। वैश्विक हाइड्रोजन ट्रेडिंग तंत्र स्थापित करने हेतु सहयोग। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने वैश्विक हाइड्रोजन ट्रेडिंग तंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। RHPCL और राजस्थान ऊर्जा विकास के मध्य समझौता। जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए जयपुर में समझौता ज्ञापन। अगला है ONGC ग्रीन लिमिटेड स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मंजूरी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैगजीन में दिया है तो देख लेते हैं।
इंडो स्पेस का महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता और जेट सेट गो द्वारा 280 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक विमान सौदे पर हस्ताक्षर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।